राम राम जी सारा ने। मेरा नाम संदीप राठी है। आज हम एक संवैधानिक पद के बारे में पढ़ांगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें तो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं एचएसएससी में, इसलिए आप सभी ने पूरी की पूरी वीडियो देखनी है। इस टॉपिक में थे क्वेश्चन डायरेक्ट आपके पेपर में आ सके हैं, इसलिए मैं ये टॉपिक आप सभी को करा रहा हूँ। तो भाई इस टॉपिक का नाम है वाइस प्रेसिडेंट। तो भाई वो एक संवैधानिक पद है। आर्टिकल 63 के एक वह है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आप सब ने बताना है कि जो भारत के उपराष्ट्रपति अभी फ़िलहाल हैं, भारत के उपराष्ट्रपति, आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि उनका नाम क्या है और वे कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति है। जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं वो सेकंड हाईएस्ट पोस्ट होल्ड करते हैं। आप सभी को ये याद होना चाहिए कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है, हमारे प्रेसिडेंट, और सेकंड हाईएस्ट कौन है, हमारे उपराष्ट्रपति। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि इनके इलेक्शन कैसे होते हैं। तो भाई कौन सा वोट सिस्टम अपनाया जाएगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। मैंने आप सभी को बताया था कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में, राज्यसभा में जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उनको चुनने के लिए, और जो हमारे एमएलसीज होते हैं हमारे राज्यों में, उनको चुनने के लिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का यूज़ किया जाता है। तो भाई इस चीज़ तक आप सब ने लगेगा कि जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है उस तरीके तो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता होगा। तो भाई ऐसा नहीं है, उसके बारे में भी मैं आराम से बता रहा हूँ, आप सभी को ध्यान से सुनना है। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है और जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसके निर्वाचक मंडल अलग अलग होते हैं। निर्वाचक मंडल का क्या मतलब होता है, जो उसका इलेक्टोरल कॉलेज होता है। तो भाई इसमें क्या होया करे, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स होया करे, नॉमिनेटेड नहीं होते। जो मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में 12 मेंबर्स, वो इस चुनाव में भाग नहीं ले सकते। उसके साथ साथ मैं आप सभी को आगे बता दूं तो दोनों सदनों के इलेक्टेड मेंबर्स ही इसमें भाग ले सकते हैं। हर राज्य की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स जो हमारे एमएलएज होते हैं वो भी इसमें भाग लेंगे, और हमारी यूटीज दिल्ली, जे&के और पुडुचेरी। लेकिन जो उपराष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो क्या होता है, उसमें राज्य के जो एमएलए होते हैं वो इसमें भाग नहीं ले सकते, और यूटीज के भी भाग नहीं ले सकते। इसमें कौन भाग लेगा, ऑल इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड। इसमें नॉमिनेटेड भी भाग ले सकते हैं, इसलिए आप सभी को दोनों में डिफ्रेंशिएट कर लेना है। राष्ट्रपति के इलेक्शन में सिर्फ जो संसद से रिलेटेड जो एमपीज होते हैं, राज्यसभा के और लोकसभा के, इन दोनों के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स ही इसमें भाग ले सकते हैं। आप सभी को याद रखना है। अगर चुनाव होते समय कोई भी डिस्प्यूट हो गया तो उस चीज़ का फैसला कौन करेगा, तो आप सभी ने याद रखना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 69 में क्या लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो भाई प्रेसिडेंट दिलाता है। लेकिन प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आप सभी को ये याद रखना है, कहीं आप उपराष्ट्रपति की शपथ के आगे भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को टिक कर दो। आप सभी को ये चीज़ें ध्यान से याद करनी है। कुछ चीज़ें राष्ट्रपति से सेम हैं और कुछ चीज़ें डिफ्रेंशिएट करती हैं, इसलिए आप सभी को ध्यान से सारी चीज़ें याद कर लेनी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो भाई क्वालिफिकेशन में क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की एज पूरी कर चुका हो। तो भाई यह चीज़ आपने राष्ट्रपति में भी पढ़ी थी। लेकिन तीसरा पॉइंट आप सब ने ध्यान से पढ़ना है कि राज्यसभा एमपी बनने के योग्य हो। लेकिन बात आ गई राष्ट्रपति की, तो हमने वहाँ क्या पढ़ा था कि लोकसभा का मेंबर, लोकसभा मेंबर बनने के लायक हो, योग्य हो। तो कुछ चीज़ें सेम हैं, कुछ चीज़ें अलग हैं। उसके साथ किसी लाभ के पद पर न हो, यह चीज़ आपने राष्ट्रपति में भी पढ़ी थी, यहाँ भी सेम है। उसके बाद हम शर्तों के बारे में बात करेंगे। तो जो राष्ट्रपति का उम्मीदवार है वो कौन होना चाहिए,
न तो दोनों सदनों में से, राज्यसभा और लोकसभा में से किसी का भी मेंबर नहीं होना चाहिए और न ही किसी राज्यसभा की विधानसभा का मेंबर होना चाहिए। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ लेने वाले दिन से 5 साल तक। उसके बाद आप सभी को ये याद कर लेना है कि जो रेजिग्नेशन है, त्यागपत्र उपराष्ट्रपति किसको देंगे? प्रेसिडेंट को। अब आप सभी को ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि प्रेसिडेंट अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में हम बात करेंगे, पद से कैसे हटाए जा सकते हैं, कौन हटाया जा सकता है भाई? उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 67 बी पार्ट, उसमें क्या लिखा हुआ है? क्या महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाएगी? तो भाई राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है, सीजीआई को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप सभी को याद रखना है और उसी ऑप्शन पर जाना है जो मैं आप सभी को बता रहा हूँ। तो भाई बात आ जाएगी कि महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लग सकती, तो उपराष्ट्रपति को हटाना है तो कैसे हटाया जाएगा? तो आप सभी को ये याद रखना है, राज्यसभा में 2/3 मेजॉरिटी से, मेंबर्स की सहमति से प्रस्ताव पास होना चाहिए और उसके बाद जो लोकसभा है वो एग्री करेगी सिंपल मेजॉरिटी से। सिंपल मेजॉरिटी होती है भाई 50% + 1। आप सभी को सारी की सारी मेजॉरिटी याद कर लेनी है। कुछ में जो टोटल स्ट्रेंथ होती है उसका आधा होना चाहिए, कुछ में ऐसा होता है कि भाई जितने प्रेजेंट हैं उनका आधा होना चाहिए। तो आप सभी को सारी मेजॉरिटी याद करनी है। 3-4 तरह की मेजॉरिटी यहाँ पर होती है, सारी की सारी आप सबको याद कर लेनी है अपनी बुक से। उसके बाद अगर पद खाली हो जाता है उपराष्ट्रपति का, तो भाई 4 ऐसी कंडीशन है जब पद खाली हो सकता है। तो भाई सबसे पहली कंडीशन है कार्यकाल खत्म हो जाए, त्यागपत्र दे दे, पद से हटा दिया जाए या मृत्यु हो जाए। अब हम आर्टिकल 64 के बारे में पढ़ेंगे, पावर्स एंड फंक्शंस। जो उपराष्ट्रपति को पावर्स दी गई हैं वो आर्टिकल 64 में लिख रखी हैं और वहाँ क्या लिखा हुआ है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अगर राष्ट्रपति शपथ ले लेता है तो वो अपने आप ही बिना निर्वाचित हुए या मनोनीत हुए खुद से ही उसी दिन से उसी समय से राज्यसभा के चेयरमैन बन जाएंगे। और आप सभी को ये भी याद रखना है कि उपराष्ट्रपति के पास जो पावर्स होती हैं, अगर वो संसद में जाते हैं एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो उनकी जो पावर्स हैं वो सेम होंगी जो पावर्स हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास। अब आप सभी को याद करना है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो कि है आर्टिकल 65। इसमें क्या लिख रखा है? अगर प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया है या उनको रिमूव कर दिया गया है इम्पीचमेंट के द्वारा या फिर उनकी डेथ हो गई है, तो भाई उनकी पोस्ट खाली होगी, तो उस समय कौन काम करेगा? वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट। लेकिन कब तक काम कर सकते हैं ये भी हमको याद रखना है, 6 महीने तक मैक्सिमम, तब तक इलेक्शन करवा लिया जाएगा। तो आप सभी को याद रखना है ये सारी की सारी कंडीशंस। अब एक पॉइंट है, वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट का काम संभालते हैं तो राज्यसभा के चेयरमैन का पद नहीं संभालेंगे। ये चीज़ आप सभी को याद होनी चाहिए। उस समय कौन उस पद को संभालेगा? तो उस पद के जितने भी काम है वो कौन करेगा? उपाध्यक्ष राज्यसभा। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सिनेरियो मैं आप सभी को बता रहा हूँ जहाँ से डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए आप सभी को याद रखना है। 1969 जो हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनकी डेथ हो गई और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो भाई इन द हिस्ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम, इतिहास में पहली बार किसी सीजीआई को प्रेसिडेंट का पद दिया गया। तो आप सभी को ये याद रखना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय कौन थे? एम हिदायतुल्ला। आप सभी को कई बार क्वेश्चन देखने को मिला होगा कि ऐसे कौन से सीजीआई हैं जिनको राष्ट्रपति का पद संभालने की भी गरिमा प्राप्त है। तो आप सभी को याद रखना है एम हिदायतुल्ला। सबसे छोटा कार्यकाल किस उपराष्ट्रपति का रहा है?
तो उनका नाम है वीवी गिरी। अब आप सभी को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि सबसे लंबा कार्यकाल किस उपराष्ट्रपति का रहा है, उसका नाम आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके साथ साथ मैं आप सभी से 5 क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, उनका जवाब भी आप सभी को कमेंट सेक्शन में दे के जाना है। तो पहला क्वेश्चन है, देश की संसद किस किस से मिलकर बनी है? तो जो पार्लियामेंट है वो किस किस से मिलकर बनी है, आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, राज्यसभा की निर्धारित अधिकतम संख्या कितनी है? तीसरा हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो भाई वे टोटल कितने हुए हैं? 12। वे किस किस फील्ड से होंगे? वे चारों के चारों फील्ड आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, 2 एंग्लो इंडियंस का नॉमिनेशन का प्रोविज़न जो प्रावधान दिया गया था वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हटाया गया है? आप सभी को वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिखनी है और उसका सन भी लिखना है कि ये कब पास हुआ था। उसके बाद मनी बिल जो धन विधेयक होता है, किस आर्टिकल में उसको परिभाषित किया गया है, आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। आप सभी को मुझ पर ऐसे ही विश्वास रखना है और जैसे मैं कमेंट सेक्शन में आप सभी को क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए बोलता हूँ, उससे आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। आपके ऊपर एक बर्डन रहता है कि हाँ भाई वहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता के जाना है इन क्वेश्चंस का जवाब। एक टॉपिक मैं आप सभी को करा रहा हूँ, एक टॉपिक मैं आपसे करवा रहा हूँ ताकि आप सब खुद भी उसको पढ़ो और उसके बाद क्वेश्चंस का जवाब देकर जाओ। मैं आप सभी को सिर्फ ये कहना चाहूँगा, अगर आप इसी तरीके से विश्वास रखोगे तो आप भी नौकरी लग जाओगे। जितने भी मैंने आप सभी को टारगेट्स दिए हुए हैं, आप सभी को डेली पढ़ना है। ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है कि भाई पेपर सिर पे आ गया, ये हो गया, वो हो गया। भाई सिर्फ शांति से पढ़ते रहो, आप इधर उधर मत घूमो। मैंने कल बहुत सारे कमेंट्स देखे, मेरे पास मैसेज भी आए कि भाई कैलेंडर आने वाला है। तो भाई आप सभी को ऐसी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। कैलेंडर आएगा तब आपके सामने आ जाएगा। तो बार बार आप सभी यूट्यूब पर मत घुमा करो भाई, ज़्यादा इधर उधर बार बार अलग अलग यूट्यूबर्स की वीडियो मत देखा करो। अपना टाइम वेस्ट मत करो, आपका काम है सिर्फ पढ़ाई करना। अगर आप सभी को एग्ज़ाम ओरिएंटेड सारी की सारी चीज़ें चाहिए तो आप सभी को टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। मैं आप सभी को सिर्फ ये चीज़ कहूँगा, अगर आप मुझ पर विश्वास रखोगे तो एक सही राह मैं आपको दिखाऊँगा। आप सभी को इधर उधर नहीं घूमना है। अगर आप सभी को ये पूरी वीडियो समझ आई है तो आप सभी को वीडियो लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक राम राम भाई सारे ने।